हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। आज जो हमारा 16 अगस्त है, आज कितना तारीख है? आज जो डेट है 16 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट्स फैक्ट या पीटी के स्तर पर फैक्ट हो या क्या कहते हैं जो आंकड़े मेंस के स्तर पे हो, नोट्स या इंटरव्यू के स्तर पे हो, सारे पॉइंट्स को मैं जिक्र करूँगा आपके सामने। ये आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो जो लोग लगातार हमारे चैनल पे बने हुए हैं, लगातार उसको कंटिन्यू करते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि ये चीज़ें आपको मेंस में काम आएगी या पीटी के जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप पता चलेगा कि ये चीज़ जो बताया गया था वो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन मेंस का जब लिखेंगे उसमें भी ये चीज़ें आएगी कि अच्छा ये चीज़ को नोट किया हुआ है, वहाँ काम आएगा, वहाँ अभी ये चीज़ें पता नहीं चलेगा चीज़ें, क्योंकि आप इस नोट को पॉइंट करते रहें कंटिन्यू और लगातार बने रहें। और ये आपसे लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में, या यूपीपीएससी का मेंस देंगे या पीटी देंगे या पीपीएससी एग्जाम जो 68वीं भी देने वाले हैं, उन लोगों को आप प्रेरित करें कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको नोट पीटी का भी स्तर पे, मेंस के स्तर पे, इंटरव्यू के स्तर पे, सारी तीनों एग्ज़ाम को देखते हुए ये आपको ये चीज़ें इसमें बताई जाती है, चीज़ें फैक्ट। कृपया आप इसको जो कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको जितना से ज़्यादा शेयर हो सके और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, मैं आपको आज शुरू करता हूँ। आज का जो इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ है आर्टिकल, उसके बारे में चर्चा करूँगा विशेष। चलिए, जैसे कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि पीएम ने क्या कहते हैं अपने संबोधन किए थे लाल किला पे 15 अगस्त के अवसर पे, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। तो उन्होंने 5 प्रण की बात किया था। उन्होंने 5 प्रण का जिक्र किया था। उन्होंने 5 प्रण क्या है? तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, गुलामी की सोच से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्यों का बोध। ये 5 प्रण पीएम मोदी ने कल संबोधन अपने कहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री के संबोधन में कुछ खास बात भी था। क्या था? तो परिवारवाद ने देश के समर्थ के साथ किया सबसे ज़्यादा अन्याय। इससे क्या होता है कि इससे प्रतिभाओं का नुकसान होता है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसका देश की भलाई से नहीं होता कोई लेना देना। खेल संगठनों में भाई भतीजावाद की गांठ ढीली होने के बाद भारतीय खिलाड़ी जो है विश्व स्तर पर कर रहे प्रदर्शन। पीएम ने सिर पर बांधा तिरंगा अंकित सफ़ेद साफा, महात्मा गांधी समेत सभी महापुरुषों को किया नमन, और पहली बार स्वदेशी तोप से तिरंगे को दी गई सलामी। घर घर तिरंगा अभियान को बताया अभूतपूर्व। ये सब सारी जिक्र प्रधानमंत्री ने कल मोदी ने अपने संबोधन में किया था। तो यहाँ पे एक और है कि हमें जो है हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी ने अगले 5 साल के लिए 5 प्रण जो शक्ति लिए हैं तो रोड पे बताया। पहला प्रण अभी मैंने बताया कि अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा, और ये बड़ा संकल्प है विकसित भारत, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण क्या है कि हमारा मन जो है, हमारी आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। हमें गुलामी की छोटी से छोटी चीज़ें भी कहीं नज़र आती है तो उससे मुक्ति पानी ही होगी, मतलब उससे मुक्ति पाना ही होगा। तीसरा प्रण यह है कि हमारी विरासत जो है उस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, ना कोई अपना ना कोई पराया, एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को हमारा चौथा प्रण है। 5वां प्रण है कि नागरिक का कर्तव्य होगा कि जिससे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है। आने वाले 25 सालों के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रण शक्ति है, इन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था। एक और आर्टिकल हमारा है कि विकास के लिए प्रतिस्पर्धी संघवाद ही जरूरी है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में ये भी कहा था कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को, मतलब कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है। देश के संविधान निर्माताओं ने संघवाद का ढांचा हमें तो दिया है, लेकिन हमें विकास के लिए क्या करना होगा? आपसी स्पर्धा की आवश्यकता है। आज समय की मांग है कि सहयोगी संघवाद के साथ सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद हो। आगे भी बात करेंगे। उन्होंने जो है 83 मिनट का जो भाषण दिया था, ये भी कहा इसकी पहली प्रभात बेला पर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 9वीं बार देश को संबोधित किया है। कितना? 9वीं बार। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक की भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसको बात करेंगे। तो पहली बार स्वदेशी तोप को दी गई सलामी, मतलब स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार
स्वदेशी होवित्ज़र तोप को सलामी दी गई, 21 फायर किए गए। इससे पहले सलामी देने के लिए ब्रिटिश निर्मित तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले जो सलामी दिया जाता था 15 अगस्त के अवसर पर, तो वो ब्रिटिश से जो बना हुआ तोप था उसका इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार ये हमारा स्वदेशी तोप का इस्तेमाल किया गया है। इसे ATGS मतलब एडवांस टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम कहा जाता है। होवित्ज़र तोप का निर्माण भारत में ही किया गया है। इस तोप की गिनती दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी गन में होती है। इस बात को समझेंगे चीज़ें, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो उनका 5G का इंतजार, उन्होंने कहा है कि 5G का इंतजार खत्म हो गया। इसके बारे में उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री कुछ बातें हैं कि यह टेक्नोलॉजी का डिकेड या दशक है। डिकेड का मतलब उन्होंने दशक का नाम लिया है। भारत के लिए तो यह डिकेड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ डिकेड है। मतलब डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा और इससे 3 सेक्टर में क्रांति आएगी। कौन कौन सेक्टर है? 3। तो डिजिटल माध्यम से शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। और क्या आएगा? तो स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि जीवन में भी डिजिटल का प्रभाव मतलब बढ़ेगा। और भारत के गाँव में विकसित हो रहे 4 कॉमन लाख सिविल सर्विस सेंटर में भी वृद्धि होगा। और इसमें अगर बात करें तो हमारे उद्योगपतियों ने भी उन्होंने कुछ कहा है, उनका भी कथन है। तो उनका क्या कहना है कि भारत के लिए इस दशक को डेकेड बनाने और 5G सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेवाओं के जरिए परिवर्तन को लाने का आह्वान किया गया। उनको उद्योग जगत का कहना है कि इससे प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लाभ क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता से खेलों में भारत का वर्चस्व बढ़ा है। क्योंकि बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता लाने और भाई भतीजावाद खत्म होने का नतीजा है कि भारतीय खिलाड़ी जो है वो विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में कामयाबी के झंडे गाड़कर देश की मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए हैं, अब वो आज़ादी की शताब्दी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जय अनुसंधान के नारे के साथ नवाचार की जोरदार वकालत की है। साथ ही जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया था। आज देश 5G तकनीक अपनाने की जो तरफ बढ़ रहा है, नवाचार की आवश्यकता है, इसलिए अब नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में वित्तीय डिजिटल लेन देन का 40% भारत में होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया का सपना गाँव के जरिए साकार होगा और डिजिटल इंडिया का आंदोलन आने वाले दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन के हर दूसरे पहलू में 3 बड़े बदलाव लाएगा। और ये भी अगर बात करें, इन्होंने ये भी बताया, जिक्र किया है कि समय से पहले 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल किया गया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। और इससे तो उत्साहित होकर प्रधानमंत्री ने सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को 5 साल घटाकर 2025 कर दिया है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात और उपभोग करने वाला देश है। उन्होंने कहा कि हमें अपने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो इस बात को पॉइंट नोट करेंगे, पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्या कि वो 10% तो हासिल हो गया लक्ष्य। अब ये लक्ष्य है कि 20% एथेनॉल बनाने का लक्ष्य जो 5 साल जो 30 तक था वो हो गया 2000 कब तक 2025 तक हो गया है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे, ये 2025 तक घटाकर 25 कर दिया गया है। आने वाले 25 वर्षों में बढ़ेगा महिलाओं का योगदान। उन्होंने महिला क्षेत्र के बारे में भी कहा उन्होंने कि महिलाओं का जो क्षेत्र हर क्षेत्र में बढ़ती भूमिका के बावजूद अभी भी समाज में महिलाओं को कमतर समझा जाता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि देश को सच्चे अर्थों में विकसित बनाना है तो महिलाओं क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को पर और ज़्यादा भरोसा पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, महिलाओं ने जितना योगदान पिछले 75 वर्षों में दिया है, आने वाले 25 वर्षों में उससे कई गुना ज़्यादा योगदान देने वाली हैं। और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पे होने पर भारत को अंतरिक्ष से भी मिली बधाई। सॉरी, यहाँ पे ये है अंतरिक्ष से जो बधाइयाँ मिली है उसके बारे में अगर बात करें तो अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बताया
कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS से खास संदेश प्राप्त हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफेरेटी ने भारत की आज़ादी के 75 साल होने पर बधाई दिया है। विश्व भर में क्या हुआ कि भारतवंश और उत्साह से मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे विश्व स्तर पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में जिसका वो लद्दाख में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का उल्लास दिखा है। विश्व के सबसे ऊंचा क्या तो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन से लगती सीमाओं शहरों कस्बा तक तिरंगा शान से लहरा था। लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर देश के दुश्मनों को क्या किया तो दुश्मनों को खुली चुनौती दिया है। सब चीज़ें तो है। अब देखिए यहाँ पे चुनौतियाँ कहाँ आ रही है। विकसित होने की राह में चुनौतियाँ पिछले कई देशों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत विकासशील एवं कृषि प्रधान देश है। इसी के साथ हम अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के उदाहरण भी पढ़ते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में अगले 25 साल में अगर नेक्स्ट 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एक बार फिर ये प्रश्न उठता है कि आखिर विकासशील और विकसित राष्ट्र कहते किसे हैं? हम अभी कहाँ खड़े हैं और आगे की राह क्या है? अगर बात करें हम किसके बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की व्यवस्था गुणवत्ता बनाती है देश विकसित। मतलब विकासशील और विकसित को लेकर वैश्विक स्तर पर कोई तय परिभाषा नहीं है। हालांकि अलग अलग मानकों पर किसी देश की स्थिति उसे विकासशील या विकसित की श्रेणी में रखने का आधार बनाती है। मुख्यतः अगर बात करें विकसित देश में क्या होता है तो विकसित जो देश में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन की व्यवस्था उत्पन्न होती है, जनता समृद्ध होती है। इसे ऐसे ही समझ सकते हैं विकसित राष्ट्र में कोई कहीं क्या कहते हैं सीढ़ियों से फिसल जाए तो एक आपातकालीन नंबर पर फोन करने से तत्काल सहायता मिलती है। विकसित राष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। और विकसित का क्या होता है और भी विशेषताएं, ऊंची GDP और ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है तो इंडस्ट्री से ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान होता है। मानव विकास सूचकांक के मामले में देश की स्थिति अच्छी होती है। उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होती है। ये सब सारी चीज़ें जो है सो विकसित देशों में होती है। प्रति व्यक्ति आय से भी होती है श्रेणी का निर्धारण। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को कम आय, निम्न मध्यम आय और उच्च मध्यम आय और उच्च आय की श्रेणियों में रखा है। मतलब $1085 से कम आय होने पर निम्न आय वाला देश, ये देखिए ये वहाँ का डाटा है, संयुक्त राष्ट्र का डाटा है। 1086 से $4255 की आय होने पर निम्न मध्यम आय वाला देश और 4256 से $13,205 आय होने पर उच्च मध्यम वाला देश, मध्यम आय वाला देश। 13,205 से अधिक होने पर उच्च आय वाला देश और $2100 प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत अभी क्या है तो निम्न मध्यम वाला देश की श्रेणी में है। कौन सा श्रेणी में भारत अभी, ये इस बात को जानना जरूरी है। तो भारत जो है अभी निम्न मध्यम आय वाला देशों की श्रेणी में है। तो इस बात को ध्यान देना, पॉइंट नोट करना जरूरी है कि विकसित देश का मतलब क्या होता है और विकसित देश में क्या होता है। विकसित राष्ट्र जब बनेगा भारत या कोई भी राष्ट्र जब बन रहा है तो उसमें क्या क्या योगदान होनी चाहिए, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या मिलता हासिल होता है, ये सब चीज़ें उसमें दिया गया। पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। और ये इन कारणों से रोके भारत के कदम, मतलब कौन कौन से कारण है जो बात करो राह में परेशानी खड़ा करना हो रहा है। तो पिछले 75 साल में हमने कई उपलब्धि पाई है। हालांकि कुछ कारकों ने हमें विकसित देशों की श्रेणी में आने से रोक रखा है। गुलामी का अपदांश, 2 सदी से ज़्यादा ब्रिटिश शासन भारत के लिए सबसे ज़्यादा लुभाने वाला रहा है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन ने अपनी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24.4% था, जो 1950 में मात्र 4.2% रह गया। समझ में आ गया? मतलब 250 साल बाद जो है सो घट गया, सीधे 20% घट गया। बहुत से जानकार ये भी कहते हैं रेल या अन्य सुविधाएं जिन्हें भारत के विकास में ब्रिटिश शासन का योगदान कहा जाता है, असल में उनसे सिर्फ ब्रिटेन को भारत के लूटने में मदद मिली। स्वतंत्रता के बाद भी गलतियाँ, स्वतंत्रता के बाद भी हम लोग गलतियाँ किया है और क्या किया है ये देखिए इस पॉइंट में है गलतियाँ कि 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें एक नए देश का निर्माण करना था। नई सरकारों से बहुत अपेक्षाएं थी लेकिन अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। भ्रष्टाचार का घून प्रारंभ से ही व्यवस्था में लग गया था। टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम पीछे रहे और तेजी से बढ़ते जनसंख्या से समस्या को बेकरार कर दिया। बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। बड़ी आबादी क्या है भारत का, अभी भी कृषि पर निर्भर है। बड़ी आबादी अभी भी जो है हमारा कृषि पर निर्भर है।
अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। अब है विकास के पथ पर बढ़ता भारत। ये विकास के पथ पर तो अग्रसर बढ़ते जा रहा है। तो पिछले 7.5 दशक के अच्छे बुरे प्रभावों के साथ देश लगातार विकास के पथ पर बढ़ते जा रहा है। अभी हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2050 तक हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ऊपर आना बड़ी चुनौती बना रहेगा। ये रिसर्च के मामले में है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये भी है, लाल किले की 4 दीवारी दिला रही 1857 की याद। मतलब लाल किले में आयोजित 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर की गई सजावट के दौरान लाल किले की 4 दीवारी के चारों तरफ बनाए गए पेंटिंग वर्ष 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की यादें ताज़ा कर रही है। रेगजीन पर बनाई गई पेंटिंग पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लड़ाई के चित्र उकेरे गए हैं। इन चित्रों में बंदूकों के आगे हमारे क्रांतिकारी अपने तीर तलवारों से अंग्रेजों को लोहा लेते दिख रहे हैं। साथ ही जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी दिखाया गया है। ये सब सारी चीज़ें उसमें दिखाया गया, इसको आप देख लेंगे। चाहिए देखिए, आदिवासी जो जिले हैं भरूच ने दिखाया है कि कैसे लोगों तक पहुंचे सरकारी योजना। 50,000 के पार पहुंची 4 सरकारी योजना के लाभार्थियों। 2022 में जनवरी से मार्च तक 3 माह जिला प्रशासन के पात्रों के पहचान के लिए उत्कर्ष पहल अभियान चलाया गया। 13,431 पात्र लोगों की पहचान उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आई है। वहाँ का उदाहरण के तौर पे आपको होगा कि उत्कर्ष पहल अभियान में सबसे पहले हेल्पलाइन शुरू की गई ताकि आमजन को सरकारी मिल सके। सभी तहसील को इंटरनेट मीडिया ग्रुप बनाए गए तथा हर ग्राम पंचायत वार्ड में शिविरों का आयोजन किया गया। इन्हीं शिविरों में जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके दस्तावेज तैयार किए गए। अंतिम क्या हुआ, अंतिम माह पर राउंड में कई युवकों को पात्र लोगों को तलाशने व उनके पंजीकरण का काम सौंपा गया। इसके लिए युवाओं को प्रति पंजीकरण पर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दिया गया। इसका सुखद परिणाम अच्छा रिजल्ट ये रहा देखने को मिला कि पात्र लोगों की पहचान में जिला प्रशासन को काफ़ी सहायता मिला है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। आगे है, यह योजनाएं भरूच में 100% जरूरतमंदों तक पहुंच गया है। मतलब राष्ट्रीय वृद्ध सहायता योजना, निराधार वित्तीय योजना, गंगा स्वरूप विधवा आर्थिक सहायता योजना और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना बहुत अच्छा पहल रहा है उनका भरूच डिस्ट्रिक्ट का। संविधान के प्रति विश्वास कायम करने में सभी की एक समान भूमिका। मतलब संविधान के प्रति विश्वास कायम करने में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की समान भूमिका रही है। लेकिन संविधान में न्याय दिलाने की जिम्मेदारी केवल न्यायालय को दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब न्यायपालिका की समान भूमिका में है ये तीनों, लेकिन संविधान को न्याय दिलाने में जिम्मेदारी जो है केवल न्यायपालिका को दिया गया। यह बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में ध्वजारोहण के बाद मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद 38 का हवाला देते हुए ये भी कहा कि संविधान ने शासन की जिम्मेदारी न्याय, समाज, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रहित किया है। शासन के 3 अंग हैं, शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कौन कौन अंग हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। की संवैधानिक विश्वास कायम करने की बराबर की जिम्मेदारी है, तीनों की बराबर की जिम्मेदारी है। व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार नागरिकों से जुड़े विवादों का निस्तारण करने के लिए सर्वोच्च संस्था है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा संविधान ने न्यायपालिका को लोगों का विश्वास कायम रखने की जिम्मेदारी दिया है। लोगों को विश्वास रहे कि उन्हें न्यायपालिका के जरिए न्याय सुलभ होगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने ये भी कहा बाद में आगे जो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन उन्हें देश की समस्याओं के निस्तारण के लिए मिलकर कार्य करते रहना होगा। इस चीज़ को पढ़ लेंगे आप लोग सभी। देखिए यहाँ पे आपको जलवायु इन्वायरमेंट से रिलेटेड जलवायु परिवर्तन को लेकर है कि ग्रीन हाउस पर जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि के बेतहाशा उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जलवायु परिवर्तन से केवल फसलों का उत्पादन नहीं प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ता है तो फसल के पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कृषि की उत्पादकता में उपजाऊ, नमी, मृदा नमी, अनुकूल वातावरण या तापमान, पर्याप्त कीट पतंगों से बचाव आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आने वाले दिनों में अगर बात करें तो आने वाले दिनों में देश की आबादी बढ़ेगा ही, इसमें विभिन्न अनाजों की मांग भी बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन की इस राह में मुश्किल पैदा करेगा। इसके जोखिमों से निपटने के लिए कृषि नीति में जरूरी सुधार पर का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, तभी हम खाद्यान्न सुरक्षा जैसे संकटों से निपट सकते हैं।
आगे है कि सदी के अंत तक भारत धरती का तापमान 3.7 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर होगा। उदाहरण के लिए अगर बात करें, या जहाँ गेहूं, जौ, सरसों और आलू की खेती हो रही है, वहाँ तापमान बढ़ने से इन फसलों की खेती नहीं हो सकेगी, क्योंकि इनको ठंडक की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार तापमान बढ़ने से मक्का, धान या ज्वार आदि फसलों का क्षरण हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिक तापमान के कारण दाना नहीं बनता है तथा अथवा कम बनता है। इससे इन फसलों की खेती करना असंभव क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तापमान वृद्धि से वर्षा में कमी होती है, जिससे मिट्टी में नमी समाप्त हो जाती है। जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक में हम शीर्ष 20 देशों में शामिल हैं। पिछले 4 दशकों में हमारी धरती का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसके कारण बाढ़, सूखे और तूफान जैसी कुदरती आपदाएं भी बढ़ी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बढ़ते तापमान का जो संकट है भारत पर गहराता जा रहा है, और इसलिए ऐसे उपाय आवश्यक है जिसके द्वारा हमारे कृषक जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए फसलों का उत्पादन कर सके एवं उन्हें समुचित लाभ हो सके। ये भी पॉइंट नोट कर सकते चाहिए। संकल्पनाओं से भरा भारत, विकसित भारत। ये प्रधानमंत्री का ये हमारा 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले पर 9वीं बार देश के नाम संबोधन किया। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को नमन के साथ आरंभ किए गए स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने 84 मिनट का लंबा भाषण दिया। अगले 25 वर्ष तक हिंदुस्तान में एक विकसित राष्ट्र में तब्दील करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष ये भी कहा कि अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि विकसित भारत जो है क्या है, तो विकसित भारत ऐसा हो जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां भाई भतीजावाद ना हो और औरतों का सम्मान हो, और जहां कतार में आखिर में खड़े व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो। ये भी उन्होंने वर्णन किया इस बात को। खासतौर पर उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे भाई भतीजा की लड़ाई में उनका साथ दें, क्योंकि इस बुराई से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। उन्होंने ये भी कहा हम इन दो बुराइयों से नहीं उभरे तो 25 साल का जो अमृतकाल बेकार चला जाएगा और ये समस्या और विकराल होती जाएगी। ये सब चीज़ उसमें दिया गया, आप इसको पढ़ लेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। आर्थिक संकट में घिरा पड़ोसी। आर्थिक संकट जो चल रहा है पिछले लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम ऊंचाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पेट्रोलियम उत्पादों में सब्सिडी खत्म कर दिया गया और गैर जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नकद की कमी से संकटग्रस्त पाकिस्तान भारी महंगाई, रुपये की कीमत में गिरावट और कठिन वैश्विक वित्तीय दशाओं से जूझ रहा है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अपने देश के खाते IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.7 अरब डॉलर की धनराशि जल्द जारी करने के लिए अमेरिका से मदद भी मांगा है। अगर बात करें भारत का हिस्सेदारी क्या हुआ, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, आजीविका में सुधार और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, परंतु यह रणनीति दीर्घकाल में पाकिस्तान के लिए एक नुकसानदेह साबित होती दिख रही है। चूँकि भारत उसका निकटतम पड़ोसी देश है, लिहाजा उसे वहाँ की अर्थव्यवस्था की बदहाली को देखते हुए पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के बाद जो है उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती, मतलब ये है सरकार की नीतियों का भावी लक्ष्य ये है। अगले कहा कि पूरी आबादी को पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। खाद्य सुरक्षा काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर दी गई है, लेकिन गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती बरकरार है। दूध उत्पादन कहाँ कहाँ है, अगर बात करें फिर से अगर इस आर्टिकल के बारे में, तो दूध उत्पादन, मोटे अनाज, फल, सब्जी और मांस के उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में शामिल है, लेकिन उत्पादकता के मामले में काफ़ी पीछे है। सरकार की नीतियों का भावी लक्ष्य यह है कि पूरी आबादी को पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और वैश्विक जीवन बाजार में भारत बड़ा और विश्वसनीय हिस्सेदार के तौर पर स्थापित हो। कृषि क्षेत्र के लिए सीमित संसाधनों के भी सरकार की ओर से एक दशक में प्रयास किए गए हैं, जिससे खाद्यान्न, डेयरी, बागवानी और मत्स्य उत्पादन उछाला है। हालांकि वैश्विक स्तर पर रफ्तार के लिए उत्पादकता में लगातार सुधार करना जारी होगा। दुनिया का 23% दूध उत्पादन करता है भारत। डेयरी और पशुधन विकास के मामले में भारत दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का 23% दूध उत्पादन करता है। वर्ष 2011 में भारत जहां 12.18 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया, वहीं वर्ष 2021 में बढ़कर 20.99 करोड़ टन हो चुका है। लेकिन इस क्षेत्र में भी भारत की उत्पादकता का अच्छा स्तर नहीं है। इनलैंड फिशरीज के सहारे मत्स्य उत्पादन में 1 दशक में दोगुना। मत्स्य उत्पादन में भारत ने पिछले 1 दशक में दोगुना वृद्धि किया है। 2011 में जहां मत्स्य का सालाना उत्पादन 84 लाख टन था, वहीं वर्ष 2021 में बढ़कर 1.45 करोड़ टन पहुँच चुके हैं, जबकि देश की 7,500 किलोमीटर से अधिक है। लेकिन इनमें इनलैंड फिशरीज की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, जबकि देश की 7 किलोमीटर से अधिक है। फिर भी समुद्री उत्पादों का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ सालों में इस दिशा में प्रयास जरूर किए गए हैं, इसमें दोहन नहीं किया जाए, प्रयास तो किया गया लेकिन वो दोहन नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को आगे बात कर लेंगे। आगे है देखिए
आरबीआई के गवर्नर है 5 ट्रिलियन है, उनका कहना है कि $5 ट्रिलियन की शेष व्यवस्था के लिए 9% विकास जरूरी है। मतलब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं डी सुब्बाराव ने सोमवार को कहा है कि भारत 2028 से 29 तक $5 ट्रिलियन को अर्थव्यवस्था वाले देश बन सकता है, लेकिन इसके लिए अगले 5 वर्षों तक लगातार 9% की विकास दर होना जरूरी है। विकास दर जो है 9 होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 8 प्रमुख चुनौतियाँ हैं। 8 प्रमुख चुनौतियां का गिनाया उन्होंने, क्या $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की 8 प्रमुख चुनौतियां। इसमें निवेश में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य में रोजगार में सृजन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, वैश्विक रुझानों का प्रबंधन, शासन में सुधार शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर बहस शुरू किया है। इस स्थिति के लिए अभी सभी राजनीतिक दल दोषी हैं। राज्य और केंद्र सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि देश के पास अतिरिक्त बजट नहीं है। समझना चाहिए कि देश के पास क्या है, अतिरिक्त बजट नहीं है, और निश्चित रूप से कुछ सुरक्षा की तंत्र की जरूरत है। सरकार को सतर्क और चयनात्मक होना चाहिए कि कर्ज के पैसों से क्या मुफ्त दिया जाए और आने वाली पीढ़ियों पर अनावश्यक कर्ज का बोझ ना डालें। सारी चीज़ें था। तो यहाँ तक हमारा जो है कह सकते हैं, अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उसके बारे में हमने विशेष चर्चा किया है। पीटी के स्तर पे हो या मेंस के स्तर पे या इंटरव्यू के स्तर पे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट हो सकता था उसको आप नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके, उसको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसके लिए चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और कल फिर से मिलते हैं चीज़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।